आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्या क्या क्वेश्चंस लिए जाते हैं इनको यूज़ करने से पीछे। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो आपके बुक में है ही। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एग्ज़ाम में इसको लिखा जाए कि आपको नंबर अच्छा मिले। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है और एटीएम है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, इट स्टैंड्स फॉर। तो पहला चीज़ आपको ये लिखना होता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एनईएफटी हम लोगों ने सीखा, तो इसमें क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब इसमें आपको पहले लिखना है एनईएफटी का आप आंसर लिख रहे हैं तो लिखेंगे एनईएफटी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि एनईएफटी क्या होता है और कोशिश करिए कि इट मत लिखिए, डायरेक्टली यहाँ पे एनईएफटी लिखिए, आरटीजीएस लिखिए। तो ये सब पैटर्न्स है जो बोर्ड आपसे मांगता है। बोर्ड आपसे यही सब पैटर्न मांगता है कि आप इस सब पैटर्न में नंबर अगर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना, इट वर्ड कम यूज़ करिए, इट बाद में यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में इट वर्ड मत यूज़ करिए। एनईएफटी स्टैंड फॉर, आरटीजीएस स्टैंड फॉर, आईएमपीएस स्टैंड फॉर, ऐसा आप यूज़ करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू का, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट, ये पेमेंट ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफ़र का तरीका है। ठीक है, इसमें क्या क्या अंतर है बस यही हमको देखना है। सब में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आपका फ़ंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन तीन अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो मतलब तीन अलग अलग चेंजेस भी होंगे उसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनईएफटी। तो एनईएफटी का तो मतलब पता ही हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो एनईएफटी का स्पेसिफिकेशन क्या है कि एनईएफटी को क्यों जाना जाता है, तो ये बहुत ही स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ गया था। तो इसमें क्या होता है, जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो बैचेस में होते हैं। ठीक है, तो बैचेस में फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। तो दिन भर में मान लीजिए अगर 8 घंटे का बैंकिंग है तो 8 बैचेस में, 7 बैचेस में फ़ंड ट्रांसफ़र होंगे। तो आपको इसमें बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, ये बताना है कि इसमें बैचेस में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब बैचेस क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं बैचेस क्या होता है। जैसे पहला बैच हो गया 10 AM का, दूसरा बैच हो गया 11 AM का, तीसरा बैच हो गया 12 AM का, सॉरी 12 का। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी हमारे 3 बैचेस हो गए, अब क्या होगा, जैसे अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए 10:30 पे, ठीक है, 10:30 पे आपने ट्रांसफ़र का बटन दबा दिया, तो ये 10:30 वाला पैसा अब ट्रांसफ़र पूरा इकट्ठा होके होगा 11 बजे। फिर अब आपने 11:05 पे, 11:01 पे कोई ट्रांसफ़र किया तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब वो 49 मिनट्स वेट करेगा कि कब 12 बजे तब हम करें। तो मतलब बैचेस में फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं, वो वेट करता है अपना टाइम आने का। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 11 o'clock ट्रांसफ़र किया, 11:45 पे ट्रांसफ़र किया, तो ये 15 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपने ट्रांसफ़र किया 11:59 पे, तो 1 मिनट बाद ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब उसका बैच जैसे ही कंप्लीट होगा, बैच का मतलब यहाँ टाइम से है, अमाउंट से नहीं है कि हमको 10 लाख का बैच होगा तब ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका अमाउंट पूरा हो गया, सॉरी अगर आपका टाइम पूरा हो गया, तो उस कंडीशन पे उस बैच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इतना आपको डिटेल में नहीं लिखना है, आपको खाली इतना समझाना है एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और उसके बाद दूसरा चीज़ आपको बताना है कि इसमें जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो बैचेस में ट्रांसफ़र होते हैं। 2 चीज़ आपने बता दिया। ठीक है, अब एक कीवर्ड आपको और चाहिए, क्योंकि एनईएफटी स्टैंड फॉर में वो कीवर्ड्स में नहीं आएगा, आपने उसको समझाया। दूसरा हो गया बैचेस, अब आ गया लिमिट। तो लिमिट क्या है, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, क्योंकि खाली आपके सब्जेक्ट में मीनिंग ही है। तो लिमिट में क्या चीज़ है, अब लिमिट का मतलब कितना पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मतलब ना तो अपर लिमिट है ना तो लोअर लिमिट है। मतलब कम से कम आप 10 रुपये 20 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है।
तो इसमें आपको मन है तो एग्जाम्पल आप समझा दीजिए कि इसमें कोई भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये वो समय तो ठीक है, नहीं तो इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ये आपके 2 कीवर्ड्स हो गए। तो 2 नंबर में एग्जामिनर 2 कीवर्ड्स ढूंढेगा, ये 2 कीवर्ड्स हो गए और ये आपका बोनस हो गया, आपने जो यहाँ पे ये लिख दिया। इससे आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर और एग्जामिनर आपको नंबर आगे अच्छे देगा। 2 में से 4 तो दे नहीं देगा, लेकिन आगे कहीं आप गलतियाँ किए रहोगे तो थोड़ा सा इग्नोर एग्जामिनर कर सकता है। मतलब एक इम्प्रेशन जब बन जाता है ना, नंबर बड़ा अच्छा आता है। तो ऐसे ही आप इम्प्रेशन बनाते हो। तो ये हो गया NEFT, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग RTGS। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपने इसका पहले मतलब लिख दिया। इट स्टैंड फॉर नहीं, RTGS स्टैंड फॉर, ठीक है। इट मत लिखिएगा, ऊपर हम पूरा एक साथ बता रहे थे इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन आप लोग नहीं लिखेंगे। RTGS स्टैंड्स फॉर, आपने ये लिख दिया। तो सबसे पहले इसका मतलब बता दीजिए क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब पैसा ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ऊपर वाला बैचेस में होता है और ये जो पैसा ट्रांसफ़र होता है ये ग्रॉस टाइम में होता है, ठीक है। ग्रॉस टाइम का मतलब क्या होता है, तुरंत हो जाता है। ग्रॉस टाइम मतलब तुरंत हो जाता है, आपने इधर ट्रांसफ़र किया विद इन अ सेकेंड अकाउंट वहाँ पे पहुँच गया। और लिमिट का क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। लोअर लिमिट क्या है इसका, 2 लाख का है। 2 लाख से ऊपर आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और अपर लिमिट इसमें कुछ नहीं है, अपर लिमिट चाहे जितना ट्रांसफ़र करिए। तो पैसे दोनों में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन अंतर यही है, ये ग्रॉस टाइम में करता है। ग्रॉस टाइम रियल बेसिस जिसको बोलते हैं, आपके बुक में लिखा होगा ग्रॉस टाइम रियल बेसिस। तो इसका मतलब यही होता है कि आपने यूँ बटन दबाया और उधर आपके अकाउंट में पैसे चले गए जिसके अकाउंट में आप भेज रहे हो। यहाँ पे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे लिमिट बना देना है कि यहाँ पे जो लिमिट होता है इसमें जो लिमिट होता है वो 2 लाख का कम से कम ट्रांसफ़र होगा। और अपर लिमिट कुछ नहीं है, अपर लिमिट अनलिमिटेड है, जितना पैसा ट्रांसफ़र करिए। तो देखिए बहुत सारा ज्ञान लिख के नंबर मिलना, मतलब ये यूपी बोर्ड नहीं है कि बहुत सारा ज्ञान लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। अगर आप टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हैं, टू द पॉइंट आंसर मतलब जैसे हमने ये देखा, ये हमारा कीवर्ड हो गया पहला, ये हमारा दूसरा कीवर्ड और ये हमारा बोनस हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता चला जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपका टू द पॉइंट है वो लिखिए। बहुत ज़्यादा कहानी भरने, बहुत से बच्चे कहते हैं सर उसमें ढेर सारा लिख के आ जाए, कहानी भर के आ जाए, नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर भी आपका पढ़ा लिखा है और उसके पास टाइम बहुत होता है कॉपी चेक करने का, ठीक है। हमारे बोर्ड ने बहुत टाइम दिया हुआ है हमें कॉपी चेक करने के लिए। हम एक एक चीज़ पढ़ के कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर वहाँ पे पूरा पढ़ते हैं, इसीलिए फालतू की चीज़ें मत लिखिए। उसके बाद आते हैं IMPS। अब IMPS देखिए उससे भी ज़्यादा एडवांस है। जो ऊपर जो 2 ट्रांसफ़र हम लोग ने पढ़ा उससे भी ज़्यादा एडवांस है। क्या एडवांस है इसमें, इसको तो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस बोलते हैं। तो ये मोबाइल के हेल्प से पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो निफ्ट RTGS भी अब मोबाइल के हेल्प से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब नेट बैंकिंग अगर आपने लिया है तो RTGS और निफ्ट आप अब मोबाइल बैंकिंग के हेल्प से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपने स्टार्ट कर दिया और आप मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन IMPS जो है वो स्पेसिफिक बनाया ही गया था मोबाइल के लिए। पहले के टाइम में क्या था कि निफ्ट और RTGS केवल बैंक किया करते थे, हमारे हाथ में नहीं था। हमें अगर निफ्ट कराना है, RTGS कराना है तो हमको जाना पड़ता था बैंक। अब तो हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन अभी तो हम कस्टमर के यूज़ के लिए बनाया गया था IMPS। कि कस्टमर को अगर पैसा ट्रांसफ़र करने हैं तो IMPS से ट्रांसफ़र करें। तो इसलिए कैसे, अब इसमें आपने पहला तो इसका स्टैंड फॉर लिख दिया, ठीक है। और ये भी पैसा क्विक ट्रांसफ़र होता है, जितना आपने किया वो हो गया। लेकिन इसका कीवर्ड ये सब काम नहीं करेगा। अब लिमिट और ये इसका कीवर्ड आप क्या लिखोगे कि इसको करने के लिए आपका आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड लिंक अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर के साथ आपका लिंक रहेगा, तभी आप ये सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर आपको इसमें वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें लिंक्ड होंगी आपकी तभी आप IMPS कर सकते हो, क्योंकि ये मोबाइल से होता है, मोबाइल के नंबर के हेल्प से होता है। मोबाइल का नंबर ही आपका इसमें कोड होता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये मोबाइल सर्विस स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसमें आपको आधार कार्ड लिंक मोबाइल सर्विस आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फिर इसमें आप लिख सकते हो यू कैन ट्रांसफ़र द फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें भी लिमिट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप आराम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बेस्ट, सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये भी विद इन अ सेकेंड वाला है। तो देखिए सबसे पुराना निफ्ट है, फिर RTGS है, फिर ये आ गया IMPS सबसे एडवांस है, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांस आया, वो हमारा आ गया मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट में क्या आएगा भाई, मोबाइल वॉलेट में हमारे आएंगे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं। इसमें होता क्या है, अब तो आप इसमें डायरेक्ट अपने अकाउंट्स को लिंक करके पैसा अपने बैंक खाते से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो आंसर आपको इसमें नहीं लिखना है। आपको इसमें ये लिखना है कि पहले आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं इसमें मोबाइल वॉलेट में, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, और फिर वहाँ से आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं या फिर किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, तो वहाँ से आप किसी भी मोबाइल वॉलेट में पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब इस सर्विस को बहुत एडवांस कर दिया गया है, अब आपके अकाउंट से जोड़ दिया गया है। जैसे आप IMPS करते हो, अब वैसे मोबाइल ये काम करने लगा है, मोबाइल वॉलेट, ठीक है। तो आपको उतना ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है, आपको खाली इतना बताना है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग कंपनीज हमको प्रोवाइड करती हैं, जिनके हेल्प से हम पेमेंट कर सकते हैं प्लस शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोबाइल वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट का फ़ायदा क्या होता है, हम IMPS से ही कर लें, मोबाइल वॉलेट से क्यों करें। मोबाइल वॉलेट से करने का फ़ायदा क्या होता है, आपके ऑफ़र्स मिल जाते हैं। कंपनी बहुत सारे ऑफ़र्स आपको मोबाइल वॉलेट में दे देती है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे 20-25 हज़ार रुपये हमेशा पेटीएम में रखे रहते हैं, गूगल पे में रखे रहते हैं उसके वॉलेट में। उससे होता क्या है, उसमें बोलता है कि अगर आप अपने वॉलेट से पे कर रहे हैं तो आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा, ये आपको ऑफ़र मिल जाएगा। तो हमें ऑफ़र्स बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए हम लोग मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, ठीक है, जिससे हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्विक ट्रांसफ़र होता है और कोई चार्जेस भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा मोबाइल वॉलेट का कहानी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ATM। ATM क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ATM का मतलब। मगर यहाँ पे ATM कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ATM कार्ड का मतलब, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब लोग पैसा जमा करते थे तो उसके बदले में उनको ATM कार्ड मिलता था, ठीक है ना। उससे ऑप्शन क्या था कि वो जितना पैसा चाहें वो अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, 5,000 10,000, मतलब जो एक लिमिट होता था उसके हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उतना ही निकाल सकते हैं जो हमारे अकाउंट में है। तो ATM का खाली इतना ही काम हुआ करता था पहले के टाइम में कि वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन से पैसा निकाल सके, बस, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। बाद में ATM को और एक्सपैंड किया गया, ATM में और क्वालिटी लाई गई, ATM को कन्वर्ट कर दिया गया डेबिट कार्ड में। तो अब आप जो कार्ड आपको मिलता है, बैंक से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उसमें लिखा रहता है ATM कम डेबिट कार्ड। तो ATM कम डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि ये आप ATM पैसा तो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले के ATM से आप शॉपिंग नहीं कर सकते थे, पहले के ATM से खाली आप पैसा विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन आज जो ATM मिलता है वो डेबिट कार्ड और ATM दोनों कंबाइंड मिलता है, ठीक है। तो पैसा भी निकाल सकते हैं और कहीं पे भी जाकर शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, कार्ड को स्वाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी हमारी डेबिट कार्ड में बढ़ गई, लेकिन वो चीज़ अभी सिमिलर है कि आपके खाते में पैसा है तभी आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में यही है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो पहले आपको अपने अकाउंट में पैसे जमा करने पड़ेंगे, फिर आप इसको यूज़ करके पैसा निकाल सकते हो। अब तो इतना एडवांस हो गया है
कि आप अकाउंट खुलवाने जाओगे तुरंत आपको एटीएम कार्ड भी दे देते हैं, मतलब तुरंत डेबिट कार्ड दे देते हैं, जो कि एटीएम फैसिलिटी उसमें पहले से रहती है। पहले के टाइम में क्या होता था कि एटीएम कार्ड आपका आप अप्लाई करते तो फिर आपका एटीएम कार्ड आता था, वो आते आते 2 महीने लग जाते थे। लेकिन अब जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक में अगर आप जाओगे तो तुरंत आपका अकाउंट खोलेंगे, तुरंत आपको एटीएम कार्ड दे देंगे, तुरंत उसको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब कि चीज़ों को एडवांस करने में आपका समय बचाने के लिए बैंक नए नए एक्टिविटीज़ करने लगी है। कुछ नेशनलाइज बैंक भी हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक भी हैं, वो भी तुरंत आपको एटीएम कार्ड दे देते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे सारे बैंकिंग सिस्टम एडवांस हो रहा है, तो अब ये सब चीज़ें, अब जो टाइम वाला लिमिट था, टाइम लिमिट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एटीएम कार्ड जो होता है वो पैसा निकालने के लिए होता था पहले के टाइम में, उससे हम शॉपिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, और एटीएम का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आपको लिखना है एटीएम कार्ड के बारे में, तो आप एटीएम कार्ड में बताओगे यू कैन ओनली विड्रॉ द मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप खाली पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में डेबिट कार्ड का यूज़ आप पैसा विड्रॉ करने भी और पैसा जमा करने भी यूज़ कर सकते हो। आजकल ऐसे ऐसे एटीएम्स आ गए, मतलब ऐसे ऐसे मशीन्स आ गए हैं जहाँ पे आप जाके लाइन लगा के पैसा जमा भी कर सकते हो। ठीक है, आपने उसमें नोट डाल दिया, उसने नोट गिन के आपको बता दिया आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो अब डेबिट कार्ड के सेवरल यूजर्स हो गए हैं। डेबिट कार्ड से आप पैसा जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अब डेबिट कार्ड सबसे एडवांस इस समय चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपका जब बैंक में रेपुटेशन अच्छा होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको मिल जाता है लिमिट। लिमिट मतलब कि इससे अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा आप खाते से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपने खाते से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में केवल 1000 रुपीज़ है और आपका लिमिट जो बनाया गया है वो 2 लाख का है, तो आप 2,01,000 का पेमेंट करिए आराम से। 1,00,000 अपना करिए, 2 लाख अपना, 2 लाख ज़्यादा कर लीजिए। फिर उसके बाद बैंक आपको टाइम देता है, हर एक बैंक का अलग अलग रूल होता है। कोई बैंक 30 डेज़ का टाइम देता है, कोई बैंक 45 डेज़ का टाइम देता है। तो उसके टाइम के अंदर आप पैसा जमा कर दीजिए उसका, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसका टाइम लिमिट क्रॉस किए तो फिर क्या, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देती है बैंक। इसीलिए उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उधार ले लेते हो बैंक से, इसलिए क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनको बोला जाता है कि ये बैंक के डेबिटर हैं। ठीक है, और ये बैंक के क्रेडिटर हैं। सॉरी, गलत हो गया, ये बैंक के डेबिटर हैं। मतलब बैंक इनको उधार देता है, फिर इनसे पैसे वसूल करता है। ठीक है ना, तो ये बैंक को इनको पैसे वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बैंक के बकायेदार हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे डेटर बन जाते हो बैंक के। अब बैंक से आपने लोन ले लिया, बैंक को आपको लोन समय पे वापस करना है, समय पे वापस नहीं करोगे तो फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का लोन वाला कार्ड होता है जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्टेन लिमिट तक बैंक ऑथराइज़ करता है कि आप पैसा निकाल लो। तो जिसके रेपुटेशन अच्छे होते हैं, जिसके ट्रांजैक्शन अच्छे होते हैं, उन्हीं को क्रेडिट कार्ड इशू की जाती है। ठीक है, तो एक हो गया डेबिट कार्ड, एक हो गया क्रेडिट कार्ड। अब ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे कॉशंस। तो कॉशंस में क्या क्या चीज़ें हैं कि ये सब कार्ड यूज़ करते समय क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए अगर आप ये सब कार्ड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो कॉशंस क्या है देखते हैं। पहला तो ये है कि डू नॉट शेयर द कार्ड नंबर एंड पिन। ठीक है, तो कार्ड नंबर किसी को शेयर मत करिए। बहुत लोग कार्ड नंबर इधर ऐसे वैसे रख देते हैं, कोई उनका कार्ड नंबर देख लिया तो बाद में वो पैसा भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो हैकर्स जो होते हैं वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, इसीलिए कार्ड नंबर भी किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो क्लिक करके मोबाइल में नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें से बचनी चाहिए, अपने कार्ड नंबर को किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ पिन भी। पिन क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर।
जो 4 डिजिट का पिन होता है जो आप लगाते हो तब पैसा निकलता है, वो भी आपको नहीं शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। तो ये आपको ये सब कॉशंस हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, एटीएम जो आप यूज़ कर रहे हो, एटीएम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जो आप मशीन यूज़ कर रहे हो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप बैंक का मशीन यूज़ करो। बहुत सारे प्राइवेट मशीन्स भी मार्केट में आ गए हैं और जो सेफ़ नहीं भी होते भी हैं, सेफ़ नहीं भी होते हैं, तो उससे आप बचिए। हाँ, बहुत इमरजेंसी तो निकाल ली अलग बात है, लेकिन आप बचिए कि आप अपने बैंक या फिर किसी और बैंक के एटीएम मशीन से ही पैसे निकालिए। नहीं, कहीं कहीं क्या होता है, जो मशीन्स लगी होती हैं उसमें कुछ चिप लगाए रहते हैं ये लोग, जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, आपके पिन नंबर शेयर हो जाते हैं, पैसा आपका नहीं निकलेगा। आप जाओगे उसमें एटीएम में पैसा लगाओगे और मतलब अपना कार्ड लगाओगे और वो बोल देगा आपका कार्ड इनवैलिड है। ठीक है, पिन नंबर मांगेगा, फिर इनवैलिड बोल देगा और फिर आप निकाल के चले जाओगे, आपको लगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो मशीन आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है। आपका पिन भी पता चल गया उसको और आपका जो कार्ड का इन्फॉर्मेशन है वो भी पता चला गया। अब वो कभी भी कोई भी जो बंदा उसमें लगाया है वो पैसा निकाल लेगा आपके खाते से। तो इसीलिए हमेशा वही एटीएम यूज़ करना चाहिए जो यूज़ में हो। पुराने एटीएम में तो मत ही जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर जा भी रहे हो तो ध्यान देखो कि वो बैंक का एटीएम है ना, क्योंकि आजकल प्राइवेट एटीएम बहुत सारे आ गए हैं। तो प्राइवेट एटीएम भी हम नहीं कर रहे बेकार है, सही है वो भी, लेकिन वो ब्रांडेड हो, अच्छी कंपनी का हो तो उसमें जाओ। जैसे अच्छी कंपनी में कौन सी होगी, हिटाची हो गई। ठीक है, तो ये सब कंपनी अच्छी कंपनी है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डू नॉट शेयर ये, और फिर एटीएम हो गया। उसके बाद आता है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी क्या होता है, जब आपके अकाउंट से आपका कार्ड जब कोई यूज़ करता है तो वो ओटीपी मांगता है कि आप बताओ वन टाइम पासवर्ड क्या है, जो कि आपके बैंक अकाउंट आपके मोबाइल पे आता है, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है। तो लोग करते क्या हैं, अब जैसे ही आपका कार्ड का नंबर कहीं से आपका कॉपी कर लिए, उसके कोई अमेज़ॉन पर शॉपिंग कर लिए, अब जैसे ही ओटीपी पूछा आपको फ़ोन कर दिए, कह दिए सर आपका कार्ड बंद होने वाला है, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया, हमको बता दीजिए। तो आपका जो ओटीपी है, आपका कार्ड बंद नहीं होगा। तो आपको पता होता नहीं, आपको लगता है बैंक से फ़ोन आया है और आप ओटीपी बता देते हो, और जैसे ही आप ओटीपी बताते हो तुरंत आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो ये सब इसीलिए बार बार ओटीपी जब भी आता है उसमें लिखा रहता है प्लीज़ डू नॉट शेयर विथ एनीवन। क्यों? क्योंकि ओटीपी से बहुत सारे फ्रॉड पूरे वर्ल्ड में होते हैं, इंडिया की बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। ठीक है, लोग ऐसे ही फ़ोन करेंगे आपको और बोलेंगे कि आपका कार्ड बंद होने वाला है, एक ओटीपी आपको उस नंबर पे आने वाला है, ओटीपी बता दीजिए तो आपका कार्ड बंद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नए नए आपको आइडियाज़ देंगे। वो कहेंगे आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र होने वाला है, आप ओटीपी बता दीजिए, 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप खुशी के मारे ओटीपी बता देते हो, अरे वाह फ्री में 50,000 मिल रहा है, और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना होता है। वन टाइम पासवर्ड आपके लिए होता है और कोई बैंकिंग ऑफिसर को भी नहीं बताना चाहिए। बार बार जब आप फ़ोन लगाओगे ना बैंक में कभी भी, तो वो बोलता है कि ओटीपी ऑफिसर हमारे बैंकिंग ऑफिसर को मत बताइए। ये आपकी पर्सनल चीज़ है, क्योंकि कल को आप बता दोगे, पैसा कोई विड्रॉ कर लेगा तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि बैंक हमेशा मना करता है कि ओटीपी छुपा के रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कार्ड इन मार्केट। अब जो शॉपिंग वाला काम है, अब शॉपिंग भी जो आप कर रहे हो तो वो भी ऐसे दुकानों पे करो जहाँ पे आप जानते हो, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, वो सब आप जानते हो कि हाँ ये सब ब्रांडेड शोरूम है, ये सब अच्छे जगह हैं। कोई ऐसे जगह पे अपना कार्ड मत यूज़ कराओ जहाँ पे लोग नहीं जानते, तो वहाँ पे भी फिर से वही प्रॉब्लम होती है। जो मशीन्स होती हैं वो आपका पिन नंबर और वो इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेंगी, फिर आपका पैसा उस समय नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप घर पहुँचेंगे तब तक पैसा निकल चुका रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो भी पेमेंट करना होता है आप ऐसे जगह करो जहाँ पे आप हमेशा करते हो, ट्रस्टेड जगह पे पेमेंट करो, या फिर जैसे बड़ी शॉप्स हैं जो कि आपको लगे कि यहाँ रेपुटेटेड शॉप लग रही देखने में, वैसे जगह पे करो। वो सब ये सब गलत काम नहीं करते। और आप मशीन भी आप देख लो कौन सा मशीन है, मशीन में
जैसे जो भी बैंक का मशीन होता है उसमें बैंक का नाम भी लिखा रहता है, ठीक है। तो बैंक की जो मशीन होती है वो सेफ़ होती है, जो कंपनी की मशीन होती है उसमें दिक्कत हो सकता है। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना चाहिए अपने कार्ड को लेके, क्योंकि कार्ड के फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं अनलिमिटेड। जिसके साथ नहीं हुआ उसको लगता है अरे नहीं होगा, मगर जिसके साथ फ्रॉड हो चुका होता है वही इसका दर्द जानता है कि आपके खाते से पैसे गायब, फिर आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट शेयर द कार्ड। अब होता क्या है, हम अपने फ्रेंड को रिलेटिव को देते हैं, जाओ भाई मेरे अकाउंट से पैसा निकालो, बड़ा भरोसा होता है हमको, ठीक है, अच्छी बात है, भरोसा करना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो कार्ड लेके गया और कोई कार्ड का फ़ोटो क्लिक कर लिया, उसने नहीं क्लिक किया, किसी और ने क्लिक कर लिया, ठीक है। या फिर वो कार्ड लेके गया किसी गलत एटीएम में चला गया जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि अपने कार्ड को आप किसी को भी मत दीजिए पेमेंट करने के लिए, ठीक है। जब भी जाना है आप खुद से जाइए पेमेंट निकालिए, क्योंकि आपको जानकारी है कि क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ऐसे किसी को भी भेज दिया, वो जाके, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, अगर आप जाओगे एटीएम में तो कहेंगे भैया मेरा पैसा निकाल दीजिए, मेरा पिन नंबर ये है। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता उसका इम्पोर्टेंस, तो चोरी करने वाले चोरी भी कर लेते हैं, और नहीं चोरी करने वाले ईमानदार लोग मदद कर देते हैं, ठीक है। वो आपको अपना पिन नहीं बता देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, अपना पिन नहीं बताना चाहिए, अपना कार्ड किसी को कार्ड देना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी आप जाओगे तो बैंक के एटीएम के बाहर हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो भी कहते हैं कि लाइए आपका पैसा हम निकलवा दें, तो आपको नहीं, ठीक है हम निकाल लेंगे, हमको आता है, हमको बता दीजिए। अगर आप नए हो तो उनसे हेल्प ले लो, लेकिन उनको पिन मत बताओ, अपना कार्ड उनको मत दो, ठीक है। हम नहीं करेंगे, वो लोग गलत करेंगे, लेकिन आप क्यों ये सब चीज़ों में फंसना चाहते हो, आप बच के रहो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो हमको लेने पड़ते हैं जब हम कोई भी अपना कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।